अस्सलाम वालेकुम। मतियुल्लाह जान, MJTV इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और लापता अफराद के केस की मायूस कुन कार्रवाई का एक और दिन। चीफ जस्टिस अता मनल्ला, ये शायद ये लापता अफराद का वाहिद मामला है जहाँ पे वो गैर यकीनी किसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। कोई ठोस फैसला अभी तक सामने नहीं आ रहा। हर तारीख पे बड़े रिमार्क्स आते हैं, कानून के ऊपर लेक्चर होता है, मगर आखिर में फिर एक नई तारीख पड़ जाती है, एक नई हदायत दे दी जाती है और अगली तारीख पे पिछली हदायत पे अमल दरामद के हवाले से भी पूछ गुछ नहीं की जाती। लापता अफराद के केस में चीफ जस्टिस अता मनल्ला के रिमार्क्स तो बहुत शानदार होते हैं, मगर फिर हर तारीख पे ही ऐसे रिमार्क्स देखने को मिलते हैं। आज के केस में भी सहाफ़ी लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारू, जिसको 3.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, वो लापता हैं। उनके बेटे जो हैं सच्चल, ये भी अब 4 साल के हो रहे हैं। इनकी हमने सालगिरह भी मनाई थी। आज भी ये बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार लापता अफराद के कमीशन के रजिस्ट्रार को तलब कर रखा था। रजिस्ट्रार खालिद नसीम जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए। ये वही लापता अफराद का कमीशन है जिसकी सरबराही मशहूर ज़माना जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कर रहे हैं, जो कि नैब के चेयरमैन भी हैं। तो रजिस्ट्रार खालिद नसीम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की कि जनाब इतने अफराद जो हैं वो बाज़याब हो गए हैं, इतने अफराद अभी लापता हैं और इतने अफराद उठाए गए हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे बार बार पूछा कि जो लोग जिनके प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए हैं वो तभी जारी होते हैं कि जब उन्हें जबरी गुमशुदगी का शिकार करार दे दिया जाता है, तो फिर मुतल्लिका हकाम के ज़रिए उन लोगों को प्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया। और जिस पे रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन खालिद नसीम ने कहा कि जनाब हमारा काम तो सिर्फ प्रोडक्शन आर्डर जारी करना है, उसके बाद का तो हमारा काम नहीं है। जिस पे चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने उनसे कहा कि 11 साल हो गए हैं, आप लोगों ने प्रोडक्शन आर्डर भी जारी किए हैं, लोग वापस भी आए हैं और एक भी ज़िम्मेदार अफराद का तयन भी नहीं हुआ और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप एक ज़िम्मेदार शख्स का नाम बता दें जिसके ख़िलाफ़ लापता अफराद के कमीशन ने इन 11 साल में कोई कार्रवाई की हो। कोई नाम नहीं बता सके रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन। और आज भी जो लापता अफराद के लवाहिकीन के जो वकला थे उन्होंने दलाइल दिए, उनकी बातें पूरी सुनी, मगर चीफ जस्टिस अता मनल्ला ने आज एक बार फिर एक नई तारीख दे दी है। हम बात करेंगे सबसे पहले मुदस्सर नारू की जो वालिदा हैं वो यहाँ मौजूद हैं अपने पोते के साथ। और आपको ये भी बताते चलें कि मुदस्सर नारू के लापता होने के चंद साल बाद उनकी अहलिया भी दिल का दौरा पड़ने से इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई और अब ये बच्चा जो है अपनी दादी की गोद में परवरिश पा रहा है। आप क्या उम्मीदें लेकर आई थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? आज तो मुझे ये था कोई अदालत फैसला देगी, कोई फाइनल होगा, बड़ी उम्मीद थी। लेकिन जो दिल टूटता है ना, जब फिर उसको पता चलता है कि किस तरह वो दिल टूटता है और कितनी परेशानी में हम लोग इतना सफ़र करके आते हैं और किस तरह हम रोज़ इंतज़ार करते हैं कि अब जो फैसला होगा, कोई उम्मीद लगा के आते हैं। और ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर ये मार्शल लॉ लगी हुई है कि वज़ीर आज़म जो है वो भी नहीं काम कर सकते, अदालतें भी काम नहीं कर सकती, कमीशन भी नहीं काम कर सकता, और फिर मार्शल लॉ और क्या होती है? यही होती है ना। ठीक है, ये थी लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारू की वालिदा। एडवोकेट ईमान मज़ारी जो हैं वो भी इस केस में पेश हो रही हैं। एडवोकेट ईमान मज़ारी, चीफ जस्टिस बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, मगर शायद लापता अफराद का वाहिद मामला है जिसमें कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो रही। यूँ लगता है जैसे किसी लॉ कॉलेज में कोई कानून के ऊपर लेक्चर हो रहा है और एंड पे एक तारीख पड़ जाती है। तो आपको आज क्या तासुर मिला, और ख़ास तौर पे जो लापता अफराद के कमीशन का रजिस्ट्रार पेश हुए और जो सवाल उठाए गए उनका जवाब तो उनके पास बिल्कुल नहीं था, मगर फिर एक नई तारीख, क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश हो गया जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, उनका रजिस्ट्रार, उनका प्रेसिडेंट, उनके तमाम मेंबर्स बेशर्म बेहिस हैं। उन्होंने आज ये अदालत में आकर साबित कर दिया। उन्हें ना अपने मैंडेट का पता है, ना अपने TORs का पता है। जिस बेदर्दी से वो डील करते हैं फैमिलीज़ के साथ, वो हम कमीशन की प्रोसीडिंग्स में देखते आ रहे हैं। मुदस्सर नारू केस में भी उन्होंने कहा कि जी आप हमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दे सकते, और वो डांट रहे थे जो वालिद साहब हैं मुदस्सर नारू के कि आप हमें एविडेंस प्रोवाइड करें। तो मेरी नज़र में तो सबसे पहले इस कमीशन को डिसबैंड करना चाहिए, इसे गैर कानूनी गैर आइनी डिक्लेयर कर
करना चाहिए, क्योंकि ये अपना मकसद सर्व नहीं कर सकता, इन्हें तो पता भी नहीं है इनका मकसद क्या है। इस हवाले से चीफ जस्टिस अतम मनल्ला ने भी तो ये कहा कि कमीशन अपने वजूद का जवाब नहीं दे सका। 11 साल से उसने ना कोई हुकूमत को रिपोर्ट दी, ना ही अपने प्रोडक्शन आर्डर्स पे कोई अमल दरामद कराया, ना ही किसी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। तो ये बातें तो चीफ जस्टिस अतम मनल्ला भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि चीफ जस्टिस इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा पा रहे? देखिए, इसका मंतकी अंजाम तो एक ही होना चाहिए, और वो है कि इंटर्नमेंट सेंटर्स की एडमिशन अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद है। मोहब्बत शाह केस से लेकर अब तक इंटर्नमेंट सेंटर्स कौन चलाता है? पाकिस्तान फ़ौज चलाती है। पाकिस्तान फ़ौज को कौन हेड करता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सिर्फ लाइबिलिटी उनके सर पर आती है कि किस तरह आप ये कर रहे हैं, किस तरह ये प्रैक्टिस हो रही है। तो मेरी नज़र से उन पर ही जिम्मेदारी आए। तो चीफ जस्टिस अतम मनल्ला क्यों नहीं फ़ौज के सरबराह या ISI के सरबराह से जवाब तलबी करते? देखिए, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि यही होना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में जब एक इम्प्यूनिटी चल रही है इतने सालों से, आपने चीफ एग्जीक्यूटिव की बात की, सेक्रेटरी इंटीरियर की बात की, सेक्रेटरी डिफेंस की बात की, DGMI की बात की, DGISI की बात की, सिर्फ बातें की, लेकिन जिस शख्स पर नहीं, और उन पर माहिरा साजिद जजमेंट में जिम्मेदारी आयद भी की गई, लेकिन हमें एक स्टेप आगे जाना होगा, और वो स्टेप है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या तो अदालत में तलब किया जाए, उनसे जवाब लिए जाएं, या उन पर जिम्मेदारी का तयन किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या ISI के सरबराह की भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये क्या वजह क्या है? क्या जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को इस कमीशन के सरबराह के तौर पे तलब नहीं किया जा सकता? और अगर तलब नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, तो कोई और रास्ता नहीं है? क्या कोई फ़ैसला नहीं दिया जा सकता इन तमाम केसेस में? ज़रूर फ़ैसला ही देना होगा अल्टीमेटली। अब यही है कि आज मैंने यही बात की कि ये केस डिले होता जा रहा है। इन डिलेज से जो अजियत इन फैमिलीज़ को पहुंचती है, वो तो सिर्फ खुदा इनका गवाह है कि इन पर क्या गुजरता है। तो ठोस फ़ैसला आना लाजमी है। और जहाँ तक बात है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की और उनके कमीशन की, मुझे लगता है, और ये कर्नल इनाम साहब ने भी बात की अदालत में, ये फैसिलिटेटर्स हैं, ये कोलैबोरेटर्स हैं, एजेंसियों की इंस्ट्रक्शंस पर ये चलते हैं। अच्छा, ये बताएं जस्टिस कमाल मंसूर की रिपोर्ट का क्या मामला है? पिछली समाअत में भी चीफ जस्टिस अतम मनल्ला ने बाकायदा हुक्म दिया था कि वो रिपोर्ट पेश की जाए। उस हुक्म को नहीं माना गया, मगर चीफ जस्टिस अतम मनल्ला ने कोई उसका नोटिस नहीं लिया उस हुक्म अदूली का, और आज एक बार फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद से कह दिया कि वो आप ज़रा वजारत दाखिला से ढूंढ लें रिपोर्ट। तो ये कितना बड़ा मामला है कि एक रिपोर्ट ही गायब हो गई है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से। नहीं, और आगे से जो कासिम वदूद साहब थे, उन्होंने ये जवाब अदालत में दिया कि फॉर योर आइज ओनली। ये किस तरह की बात हुई? एक नेशनल लेवल का मसला है जबरी गुमशुदगियों का। ये रिपोर्ट क्या कॉन्फिडेंशियल है? क्या इसमें लिखा हुआ है? किसकी जिम्मेदारी का तयन किया गया है कि एडिशनल AG साहब उधर आकर कह रहे हैं कि जी हम फॉर योर आइज ओनली देंगे ये रिपोर्ट? तो ये जो एक सीक्रेसी है, नॉन ट्रांसपेरेंसी है, इसी वजह से ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। और ये रिपोर्ट कमीशन के रिकॉर्ड पे भी लापता है वहाँ। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास नहीं है। जाहिर सी बात है, वो आकर अदालतों में, मुझे नहीं पता किस मुंह से इस तरह के झूठ बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनकी अपनी रिपोर्ट कहाँ है। ठीक है। अच्छा सर, आप भी एक वकील भी हैं, लेकिन आप वालिद भी हैं, अपने लापता 2 बेटे हैं जो लापता हुए, तो कासिम मुश्ताक और फैसल मुश्ताक। तो एडवोकेट मुश्ताक साहब, आप ज़रा ये बताएं कि क्या वाक़या, और आज आपने क्या कहा अदालत को, और आपकी क्या तवक्कुआत थी, और कितना पूरा उतरी अदालत? ऐसा है जी कि अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो अपनी जगह पर हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ आज वाज़ेह हो गई है कि कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्शन आर्डर की इशू किया जाए और उसके बाद कुछ ना किया जाए। आज जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है यहाँ पढ़ के सुनाए गए अदालत में, उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर कही गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये फ़िक्स की जाएगी उन लोगों पर जो इसमें इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने तो अदालत को ये बताया कि मैंने कमीशन में 2017 या 18 के बिगनिंग में शुरू में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, और उसमें मैंने वाज़ेह तौर पर ये रिक्वेस्ट की थी कमीशन से कि मेरे बच्चों के प्रोडक्शन आर्डर तो इशू है, लेकिन इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक भी जो है वो फ़िक्स नहीं हुई।
तो चीफ जस्टिस साहब ने तो उनको कहा है कमीशन में जो रजिस्ट्रार साहब पेश हुए हैं। कितने साल से कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब? वो तो देखें जब से वो हुआ है वो उस वक्त से चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने तौर पर ये कर रहे हैं कोशिश, और मुझे लगता है जो मैं असेस कर रहा हूँ मुझे लगता है क्या चीफ जस्टिस को कोशिशें करनी चाहिए या फैसले देने चाहिए? फैसले देने चाहिए, लेकिन जाहिर है कि सारी चीज़ जब रिकॉर्ड पे आ जाएगी तो आई एक्सपेक्ट सो कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो डिटरमिन्ड हैं कि इसमें अब वो फैसला देंगे, और ऐसा फैसला देंगे जिसमें अब देखें ना वो जो जस्टिस मंसूर साहब की जो रिपोर्ट है उसको कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा जा रहा है? बार बार जो है चीफ जस्टिस साहब ने पिछली डेट पर भी ये कहा कि जी वो अदालत में पेश करें, और आज भी जो है वो चीज़ तो उसको जो है वो कह रहे हैं कि फॉर योर आइज ओनली। अटॉर्नी जनरल साहब, डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब जो उन्होंने कहा, तो ये जो चीज़ें सीक्रेट रखने वाली हैं अब कोई चीज़ सीक्रेट रहेगी नहीं। तो ये बता दिस फिनोमिनन मस्ट बी एंड नाउ। इसमें ये बताएं क्या वाक़या आप बच्चों का मुख्तसर सा बता दें। ऐसा है जी कि मेरे दो बच्चे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। इवनिंग क्लासेस, उनमें से एक जो एम्प्लॉय भी था, तो इवनिंग क्लासेस जो है वो अटेंड करके 16 फरवरी 2016 को वो जब निकले बाहर, तो एक बेटा मेरा जो था वो मोटरसाइकिल के ऊपर था जो LLB कर रहा था। तो मोटरसाइकिल जो ड्राइव कर रहा था वो लड़का अब वकील बन चुका है, इस्लामाबाद बार काउंसिल का वो मेंबर है, और उसी के साथ मेरा बेटा उसका क्लास फेलो था, उसको उठाया मोटरसाइकिल से और काली वर्दियों वाले जो है वो गाड़ी में बैठा के ले गए। कुछ देर के बाद यूनिवर्सिटी की बस आई और उस बस में मेरा दूसरा बेटा था कासिम मुश्ताक, उसको जो है वो उन्होंने उतारा और उसको भी जो है वो काली वर्दियों वाले ले गए। और जिन लोगों ने जो आई विटनेसेस थे इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं ये पुलिस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। FIR नंबर 155 2016 की जो है ये पुलिस स्टेशन सब्ज़ी मंडी में दर्ज है। और मज़े की बात यह है कि मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ ना तो कोई केस ऐसा रजिस्टर्ड था कि जिसकी वजह से उनको गायब किया जाता, ना कोई ऐसा और उनके ऊपर एडवर्स ऐसी चीज़ थी। तो ये मतलब है एक ऐसी लॉलेसनेस है कि जिसके बारे में बस अफसोस ही किया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं पहली जब हमारी यहाँ कोर्ट में मीटिंग हुई, पहली हियरिंग हुई, तो उसमें मैं बच्चियों को लेके आया था। एक मेरे बेटे की दो, जो बड़ा बेटा है उसकी 2 बेटियाँ हैं और जो छोटा बेटा है उसकी 1 बेटी है। तो वो मैंने ये देखा कि वो बच्चियाँ जो हैं, ख़ासकर बड़ी बच्ची जो है वो इतनी जो है उसको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हुआ कि वो अब पूछती है, सवाल करती है कि जी बाबा ये बताइए अब्बू कि ये हमारे बाबा कहाँ हैं? ये पुलिस वाले जो खड़े थे क्या इन्होंने हमारे बाबा को उठाया है? जज साहब इन लोगों को क्यों डांट रहे थे? तो अब उसके बाद जो है इसी वजह से जो है ये उन बच्चियों को मैं कोर्ट में भी नहीं लाता। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ये रिक्वेस्ट यही है सब इदारों से। हो गया आपको? ऐसा है सर कि मुझे तो इन बच्चों को तो 2016 में उठाया गया था ना, तो 6 साल पूरे हो चुके हैं और केस किए हुए मुझे अभी मैंने दिसंबर 2021 में केस किया था हाई कोर्ट में, रिट पिटिशन था। अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम राजा मुश्ताक अहमद है, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का। कोटली सतिया से मेरा ताल्लुक़ है और हमारी फैमिली जो है वो एक उसका आर्मी बैकग्राउंड है। मेरे फादर जो हैं वो आर्मी से थे, वो उन्होंने 32 ईयर सर्विस की है आर्मी में अनब्लेमिश्ड, और उनको कई मेडल जो है वो मिले हैं। और मेरे एक मैटरनल अंकल जो हैं उनको वो मतलब ही वॉज मार्टायर्ड इन अस्टवाइल बांग्लादेश पाकिस्तान, अस्टवाइल पाकिस्तान, वहाँ उनकी शहादत हुई और उसके बाद उनको सतारा जुर्रत दिया गया। और सतारा जुर्रत जो है ये तीसरा बड़ा अवार्ड है आफ्टर निशान हैदर। तो ये हमारा मतलब है बैकग्राउंड जो है ये ऐसा है कि कोई हमारा ना कोई दहशतगर्दी और ना दहशतगर्दों से हमारा कोई ताल्लुक़ है। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया गया है, हमारे पूरी फैमिली को जो है ये टार्चर किया गया है। मेरा 2012 में जो है ये कार्डियक बाईपास हुआ था और मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है कि पुल ऑन कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो ये अल्लाह से ही बस तो रखते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मामले में हमारी मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मुश्ताक की कहानी सिर्फ एडवोकेट मुश्ताक की नहीं, ऐसे सैकड़ों पाकिस्तानियों बल्कि हज़ारों पाकिस्तानियों की और उनके ख़ानदानों की है कि जिनके प्यारे लापता हैं, कई साल से लापता हैं और वो अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। वो अदालतें जहाँ पे सियासी मामलात पे कई घंटे बहस होती है, मुकदमा सुने जाते हैं, मगर जब मामला लापता अफराद का आता है तो यहाँ बड़े बड़े जज, बड़े बड़े रिमार्क्स और बयानात देने वाले भी बेबस नज़र आते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हाथ में तस्वीर लेके घूमता है और उसका सरकारी वकील अदालत में कहता है मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। तो इस सारी बातों को देखते हुए तो एक एक शेर जहन में आता है, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।